सैरा फेमिनिस्ट औरतों के एक ग्रुप के साथ सर्फिंग कर रही थी ये साबित करने के लिए कि हमें हमारी लाइफ में मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं। उसका हस्बैंड और उसकी बेटी उसके लिए चीयर कर रहे थे। राइड के बाद घर जाते हुए सैरा की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी हस्बैंड और बेटी दोनों की डेथ हो जाती है। इस एक्सीडेंट में सिर्फ सैरा की लाइफ बचती है। वो हॉस्पिटल में कोमा में थी जब उसको ख्वाब में उसकी बेटी नजर आती है जो केक के ऊपर लगी हुई कैंडल्स को ब्लो आउट करती है और उसकी आंख खुल जाती है। कोमा से उठ के वो अपनी बेटी को ढूंढती है लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता। वो रूम से बाहर जाती है अपनी मशीन्स रिमूव करके, तो हॉलवे में पीछे से लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। वो आगे आगे भागती है और पीछे अंधेरा होता जा रहा था जब अचानक वो अपनी फ्रेंड बेथ के अंदर जाके बच जाती है। बेथ उसको सीने से लगा लेती है और बहुत रोती है उसकी ये बुरी हालत देख के। सैरा को रिकवर करते करते 1 साल हो गया था। उसकी सब फेमिनिस्ट दोस्तें ये प्लान करती हैं कि अगर उसको ठीक करना है तो हमें उसको एक और एडवेंचर पे लेके जाना होगा, और इस दफा डिसाइड होता है कि ये लोग एक केव को एक्सप्लोर करेंगे। सारी रात पार्टी करने के बाद फेमिनिस्ट का ये ग्रुप सुबह सुबह उठते ही केव की तरफ चला जाता है। केव तक पहुंच के सब फेमिनिस्ट अपने बैग लेती हैं, वाटर बॉटल्स लेती हैं और मैप को गाड़ी में छोड़ देती हैं। जूनो सबको एक्सप्लोरेशन के रूल्स समझाती है और कहती है कि बिल्कुल पैनिक मत होना। वो केव के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं जहां पर वो एक एनिमल की डेड बॉडी देखते हैं जिसे नीचे से बिल्कुल चीर पाड़ के खाया हुआ था। केव की एंट्रेंस मिल गई थी। ये लोग रस्सियां लगा के अपने आप को केव के अंदर तक पहुंचाती हैं, एक के बाद एक नीचे उतर के। हॉली बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी तो रेबेका और जूनो दोनों उसको समझाती हैं कि केव एक्सप्लोरेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, इतनी जल्दी बिल्कुल मत करो। ग्रुप की सब लड़कियां जब नीचे पहुंच गई थी तो इन्हें दीवारों पे खून के निशान मिलते हैं जिसको देख के वो काफी नर्वस हो जाती हैं लेकिन आगे बढ़ने का फैसला करती हैं। अचानक ही बहुत ज्यादा बैट्स उड़ते हैं तो सारी फेमिनिस्ट डर जाती हैं। केव में आगे बढ़ने से काफी अंधेरा हो जाता है तो वो लाइट के लिए फ्लेयर यूज करती हैं और उसकी रेड रोशनी से अपना रास्ता आगे की तरफ देखती हैं। जितना आगे जा रहे थे उतना ही केव तंग होता जा रहा था। सैरा को यहाँ पर बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी लेकिन इग्नोर करती जा रही थी। थोड़ी देर बैठ के ये लोग लंच करते हैं और जूनो सैरा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको भी इग्नोर कर देती है। केव के अंदर इनको फाइनली वो जगह मिल गई थी जिसको बर्थिंग कैनाल बोलते हैं क्योंकि ये पानी से भरी हुई थी और इसके अंदर बहुत तंग रास्ता था। फेमिनिस्ट अपनी सांस रोक के इस नैरो कैनाल से दूसरी तरफ पैदा हो रही थी, निकल रही थी। सैरा की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। वो अपने साथ बैग लाने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से वो फंस गई थी और उससे हिला नहीं जा रहा था। वो कहती है मुझसे सांस नहीं ली जा रही, तो बेथ उसकी रेस्क्यू के लिए अंदर जाती है। वो सैरा का क्लस्ट्रोफोबिया का पैनिक रोकने के लिए उससे बातें करने लग जाती है। सैरा थोड़ा सा रिलैक्स होती है तो पत्थर गिरते हैं। वो सैरा को बोलती है कुछ मत सोचो, बैग छोड़ो और आगे की तरफ आओ, जल्दी करो जल्दी ताकि हम यहाँ से निकल सकें। और वो दोनों वक्त पे वहां से निकल जाती हैं लेकिन केव की एंट्रेंस ब्लॉक हो जाती है। धुआं फैल जाता है हर जगह। धुआं थोड़ा सा नीचे होता है तो सब लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और काउंट पूरा करती हैं। पता चलता है कि सब एक साथ हैं और ठीक हैं। अब सब बोलते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, तो उनको जरूरत पड़ती है मैप की। वो मैप जिसको जूनो गाड़ी में ही छोड़ आई थी। जूनो फेमिनिस्ट की फाइनल बॉस थी। वो बोलती है कि मुझे क्या पता था कि यहाँ पर हमें मैप की जरूरत पड़ जाएगी, और वो अपनी गलती माने बगैर सबको बोलती है चलो चलो बातों में टाइम ना वेस्ट करो, आगे बढ़ते हैं। रोशनी नजर आने पे हॉली भागना शुरू करती है तो जूनो उसके पीछे भाग के उसको पकड़ती है क्योंकि आगे एक बहुत गहरा ड्रॉप था। लड़कियां यहाँ वहां देखना शुरू करती हैं तो उन्हें बहुत पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं दीवारों पे। हॉली को फिर लगता है कि बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। वो फिर से दूसरी तरफ भागना शुरू करती है लेकिन इस बार वो एक डिच में गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी टांग बुरी तरह टूट गई थी और हड्डी बाहर की तरफ निकल जाती है।
लड़कियां अब रस्सियां यूज करके नीचे हॉली के पास एक के बाद एक आती हैं। उसकी टांग को सीधा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि वो दर्द से बहुत ज्यादा चीख रही थी। लड़कियां उसको बोलती हैं अपने मुंह में बेल्ट दबाओ और उसकी टांग को सीधा कर देती हैं, जिससे उसकी हड्डी अंदर हो जाती है। उसकी टूटी हुई टांग के ऊपर कपड़ा लपेट देती हैं। इस सब के दौरान सारा को फिर से बच्चे की आवाज आती है, तो वो उस तरफ चलना शुरू कर देती है उस आवाज के पीछे। अचानक ही वो आगे देखती है एक आदमी। वो उसे देख के बहुत डर जाती है और जूनो उसके पीछे आ जाती है। वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो जूनो को बताती है कि मुझे बहुत देर से आवाज आ रही है और मैं पीछे गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी है। वो उसकी बात नहीं मानती, उसको बोलती है कि केव में अक्सर ऐसे होता है और लोगों को धोखा होता है। जूनो सारा को बोलती है केव में अक्सर लोगों के साथ ऐसे होता है। अपना लाइटर जलाती है हवा की डायरेक्शन देखने के लिए ताकि बाहर का रास्ता मिल सके। तो साथ ही लाइट में सब लड़कियों को वो आदमी नजर आता है जिसको सारा बार बार देख रही थी। वो सब चीखना शुरू कर देती हैं और जिसको जहां रास्ता मिलता है वो वहां भाग जाती है। सब लड़कियां बिखर गई थी। वो क्रीचर जख्मी हॉली जो कि चल नहीं सकती थी उस पर अटैक कर देती है। जूनो से बचाने की बहुत कोशिश करती है, उस पर काफी ज्यादा चीजें फेंकती है, पत्थर उठा के मारती है, लेकिन वो फिर भी हॉली को काट लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो हॉली की बॉडी अपने साथ खींच के ले जाता है उसे खाने के लिए। हॉली को जूनो की आंखों के सामने क्रीचर्स चीर के फाड़ के खा जाती हैं। जूनो एक को मारती है, दूसरे को मारती है, लेकिन अचानक ही पीछे से आ जाती है बेथ और जूनो गलती से बेथ को भी मार देती है। जूनो को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे, तो वो बेथ को वहीं पे मरने के लिए छोड़ के चली जाती है। बेथ जख्मी थी, लेकिन उसने जूनो का लॉकेट खींच के अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। सीन शिफ्ट होता है सारा की तरफ, जिसने हॉली का कैमरा उठा लिया था। वो उसकी इंफ्रारेड लाइट यूज करके अपने आसपास देख रही थी। उसको कैमरा में हड्डियां नजर आती हैं, इंसानों की, जानवरों की नहीं, और हर तरफ फैली हुई थी। सारा बिल्कुल खामोश थी। वो हॉली की बॉडी को देखती है जिसको क्रीचर्स आके खाना शुरू कर चुकी हुई थी। यहाँ सारा को समझ आती है कि ये क्रीचर्स ब्लाइंड हैं और ये सिर्फ सेंस ऑफ साउंड यूज करती हैं अपनी नेविगेशन के लिए और रास्ता तलाश करने के लिए। क्रीचर्स सारा के पास पास होती जा रही थी जब अचानक ही जूनो सबको आवाज देना शुरू करती है और ये क्रीचर्स सब जूनो की आवाज को फॉलो करते करते सारा से दूर हो जाती हैं। रोबेका और सैम जो दूसरी डायरेक्शन में भागी थी, उनके पास भी क्रीचर आ जाती है। वो छुपने के लिए एक जगह पे लेट जाती हैं कॉर्नर की तरफ। क्रीचर उनके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। वो लोग सांस भी बिल्कुल आराम से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जूनो की आवाज आती है जिसकी वजह से क्रीचर जूनो के पीछे भाग जाती है और सैम और रोबेका की भी जान बच जाती है। जूनो को दीवार पे एक एरो बनी हुई मिलती है जिससे उसको पता चलता है कि यहाँ से बाहर का रास्ता है, लेकिन जूनो अकेली नहीं भागती बाहर की तरफ। वो सबको लेने के लिए वापस पीछे आती है। जूनो सबको आवाज दे रही थी तो एक क्रीचर उसकी तरफ आ जाता है, तो वो खामोश हो जाती है जिसकी वजह से क्रीचर उसको नेविगेट नहीं कर पाता है। सीन सारा पे शिफ्ट होता है जिसके पास आगे देखने के लिए सिर्फ कैमरा था। तो वो एक स्टिक उठाती है, उस पर हॉली के कपड़े रैप करके उन्हें आग लगाती है जिससे उसे रास्ता नजर आने लग जाता है। रोबेका और बेथ वहां से आगे जा रही थी जब अचानक ही उनपे एक और क्रॉलर हमला कर देता है। दोनों के पास कोई वेपन नहीं था, उनसे लड़ा नहीं जा रहा था। तो जूनो आ जाती है उन तक उनकी चीखें सुन के और उन दोनों को बचा लेती है क्रॉलर को मार के। जूनो सैम और रोबेका को बताती है कि यहाँ पर पहले एक्सप्लोरर्स आए थे जिन्होंने एरोज लगा दी थी बाहर की तरफ जाने के लिए और मैंने उन्हें देख लिया है, यानी हम बाहर निकल सकते हैं, मुझे रास्ता मिल गया है। वो दोनों बोलती हैं कि फिर देर किस बात की है, तो जूनो बोलती है नहीं, हमें बाकियों को ढूंढना होगा।
सैम और रोबेका हल्की आवाज में जूनो को बोलती हैं कि ये क्रीचर्स अंधी हैं, इनकी आईज देखो, ये सिर्फ अपनी साउंड का सेंस यूज करती हैं आगे बढ़ने के लिए, जैसे बैट्स यूज करते हैं। सैम और रेबेका जूनो को बोलती हैं, अब तुम बिल्कुल चीखना नहीं और बिल्कुल आवाज मत करना। सीन सैरा पे शिफ्ट हो जाता है जो कि बिल्कुल अकेली थी। वो आगे बढ़ रही होती है आग की रोशनी में, जहां पर उसको बेथ मिलती है। बेथ अभी भी जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। बेथ कहती है कि जूनो सबको मार देगी। सैरा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, तो बेथ उसको जूनो का लॉकेट दिखाती है और उसको बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड का भी जूनो के साथ अफेयर था। ये बात सुन के सैरा बोलती है, लेवल सबके निकलेंगे। बेथ सारा को बोलती है, प्लीज मुझे मार दो, और सारा एक बड़ा पत्थर उठाती है, रोते रोते उसके सर पे मारती है, जिसके बाद बेथ की फाइनली डेथ हो जाती है। और इस आवाज से वहां एक क्रॉलर आ जाता है। इस क्रॉलिंग क्रीचर से बचने के लिए सैरा आगे भागती है तो वो पानी में गिर जाती है। वो पानी दरअसल खून था और उसमें इंसान की हड्डियां तैर रही थी। क्रीचर सैरा के पीछे पानी में आ जाती है। सैरा उसको मारती है, जिससे क्रीचर की फाइनली डेथ हो जाती है और सैरा की जान बच जाती है। सैरा उसे उठा के देखती है और उसकी डेड बॉडी को उसी पानी में छोड़ देती है। अपनी आग वाली स्टिक उठाती है, आगे जाती है तो दोबारा एक क्रीचर उसके पास आ जाता है। वो वहीं पे लेट जाती है, प्रिटेंड करती है जैसे कि वो एक डेड बॉडी है। वो क्रीचर उसके ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन कोई आवाज ना आने की वजह से वो वहां से चला जाता है। क्रीचर थोड़ा आगे जाता है तो सैरा पीछे से इस क्रीचर पे भी हमला कर देती है और इसको भी मार डालती है। क्रीचर को मारने के बाद सैरा जोर से चीखती है और लड़कियों तक उसकी आवाज पहुंचती है, तो जूनो सैरा की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है और रेबेका और सैम वहीं पे रहती हैं। बट जूनो देखती है कि बहुत ज्यादा क्रीचर्स पीछे बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक हो जाती है और आगे की तरफ एक बहुत गहरी खाई थी। सैम ये देख के अपना गियर यूज करती है और पहाड़ में ऊपर की तरफ लटक जाती है, लेकिन क्रीचर उसको वहां पर ही मार देती है। रेबेका को क्रीचर्स टनल के अंदर खींच के जूनो की आंखों के सामने ही चीर फाड़ देती हैं। क्रीचर्स अब दोबारा टनल से जूनो की तरफ आती हैं तो वो डर के नीचे ही कूद जाती है, लेकिन नीचे था पानी, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और सामने एक और क्रीचर तैर रहा था। वो उसे मार डालती है और पानी से ऊपर आती है। पानी से ऊपर चढ़ती है और अब वो केव की दूसरी तरफ पहुंच गई थी, जहां पर उसको मिलती है सैरा। सैरा जूनो से पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं। वो बोलती है उनमें से कोई भी नहीं बचा। जूनो सैरा को बताती है कि मुझे बाहर जाने के लिए रास्ता मिल गया है और सैरा को बोलती है मेरे साथ चलो, हम दोनों अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। वो दोनों फ्लेयर लाइट करते हैं, जिसकी रोशनी में वो देखते हैं कि बाहर का रास्ता इतना आसान नहीं, आगे बहुत सारे क्रॉलर्स बैठे हुए हैं। वो सब बाहर आने वाले जानवरों को अंदर खींच के खाते हैं। ये उनका तरीका था जिंदगी गुजारने का। सैरा और जूनो को समझ आ गई थी कि अगर बाहर निकलना है तो इनसे मुकाबला करना ही होगा, तो वो एक के बाद एक सब क्रॉलर्स को मारना शुरू कर देती हैं। दोनों ने अब तक अपने वेपन्स बना लिए हुए थे। जूनो भी मारती है और सैरा भी। जूनो पत्थर में सुराख करने वाली आरी यूज कर रही थी, लेकिन सैरा अपने अंगूठों से क्रॉलर्स की आंखें फाड़ रही थी। लेकिन शोर की वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा क्रॉलर्स आते जा रहे थे, तो फाइनली सैरा जूनो की टांग में उसी की एक्स मार के उसको जख्मी करके मरने के लिए छोड़ जाती है। सैरा जूनो को बेथ का दिया हुआ लॉकेट दिखाती है, जिसके बाद जूनो को समझ आ जाती है कि अब सैरा को सब कुछ पता है मेरे बारे में, और उस अफेयर के बारे में भी पता है जो जूनो ने सैरा के हस्बैंड से चलाया था। सैरा स्लिप होके बेहोश हो गई थी, लेकिन शोर की वजह से उसको होश आती है, तो वो अपने ऊपर रोशनी देखती है, जिसको वो फॉलो करती है और काफी हड्डियों के ढांचों के ऊपर से चढ़ते हुए वो बाहर निकल जाती है फाइनली।
बाहर निकलने के बाद सारा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी गाड़ी को ढूंढती है। उसको ट्रैक्स को देखते हुए अपनी गाड़ी मिल जाती है, वो गाड़ी में बैठती है और उसको भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बाहर की तरफ दौड़ाती है और रोड को फॉलो करते हुए वो फाइनली मेन रोड तक पहुंच जाती है। मेन रोड पे वो गाड़ी को एक साइड पे पार्क कर देती है और बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। पास से एक ट्रक गुजरता है जिसकी वजह से उसको वॉमिट हो जाती है और जब वो मुंह गाड़ी के अंदर करती है तो वहां बैठी हुई थी बेथ और अचानक ही वो जोर से चीखती है जिसकी वजह से सैरा की आंख खुल जाती है और असल में सैरा कभी इस केव से निकली ही नहीं थी, वो अभी भी केव के अंदर ही थी और ये सब कुछ उसका हलूसिनेशन था जो उसको बेहोशी के वक्त नजर आ रहा था। होश में आने पे उसको एक और हलूसिनेशन होता है जिसमें उसकी बेटी उसके सामने बैठी हुई थी और उसको कहती है कि मामा इन कैंडल्स को ब्लो आउट कर दें। सारा कैंडल्स को ब्लो आउट करती है और यहाँ मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है।